हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट में आप देख रहे हो मुश्किलें फिनिश होने का नाम ले ही नहीं रही हैं, उल्टा और बढ़ती चली जा रही हैं। अभी तक तो ग्लोबली जो न्यूज़ आ रही थी उसमें हमें प्रॉब्लम्स दिख रही थी, लेकिन अब इसके बाद इंडियन मार्केट ने भी, यहाँ की गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा अपना एक रुख दिखाना शुरू कर दिया है, उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है मुश्किलों को बढ़ाने में। तो अब यहाँ से कैसे क्या चीज़ें दिख रही हैं उसकी आज बात करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 159। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में। क्या बात करते आ रहे हैं हम, दूर रहना है इससे, क्योंकि जब तक कोई क्लैरिटी ना ये दे तब तक हमें इसमें काम नहीं करना चाहिए। अभी ये प्रॉपरली नीचे की ओर खिसकता नज़र आ रहा है। ट्रेंड ओवरऑल हम बात करते आ रहे हैं, बुलिश है हमारा, लेकिन मार्केट की अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। न्यूज़ फ्लो आप देख रहे हो किस तरह के आ रहे हैं। कंक्लूजन में उसके लिए हम डिटेल में बात करेंगे ही, लेकिन जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है मार्केट के लिए अभी तक कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती नज़र नहीं आई है। जो हम बात कर रहे थे 17,000 लेवल के बारे में कि इसके नीचे 8-9 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। आपने देखा है लास्ट 2 वीक्स में ये 2 टाइम्स अप्रोच किया, इस वीक 3rd टाइम अप्रोच कर रहा है, उसके नीचे ही बंद होता नज़र आ रहा है। लेकिन क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। जैसा आपको याद होगा हमने बात की थी 8-9 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी, वो आपने देखा ना पहले हो सकी है और ना अभी होती नज़र आ रही है। बैरली लास्ट में एकदम मार्केट के एंड में ये 17,000 के नीचे आता नज़र आया। हालांकि ये ज़्यादा बार बार यहाँ आना इसका किसी भी तरह से अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो अभी अगर लेवल वाइज हम देखें ये बिल्कुल इस लो के नीचे जाता नज़र आ सकता है, कोई बड़ी बात मुझे नहीं नज़र आ रही है। और वो लो 16,700 भी हो सकता है, वो लो 16,600 भी हो सकता है। तो वो कौन से लो टच करेंगे आई हैव नो आइडिया, लेकिन ओवरऑल उसे अपने एरियाज़ के नीचे जो कि 17,000 है सस्टेन नहीं करना चाहिए। इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और अब आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में भी आपको याद होगा हमने बात की थी, इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है गिरने का, लेकिन जिस तरह से हमारे सपोर्ट एरिया को संभाल के गया है ये, इस पे बिल्कुल ध्यान बनाए रखने की ज़रूरत है। अभी तक आप देख रहे हो ये उसी लेवल के ऊपर काम करता नज़र आ रहा है। तो इस लेवल के नीचे कैसे सस्टेनेबिलिटी करता है, ये किस तरह से रुकता है, वो सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी होंगी। फिलहाल अभी भी ये प्रॉब्लमेटिक जोन में है, इसीलिए बैंक निफ्टी से भी जैसा हम बात करते आ रहे हैं दूर ही रहने की ज़रूरत है। ये रहा फार्मा सेक्टर का चार्ट। फार्मा सेक्टर चार्ट में कोई चेंज नहीं है, जैसा हम बात करते आ रहे हैं दूर ही रहने की ज़रूरत है। नीचे वाले सपोर्ट एरिया को भी अभी टच नहीं कर सका है और यहाँ कोई बिहेवियर भी ऐसा खास नहीं आ सका है। तो जो भी नए दोस्त हमारा वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं वो समझ लें इस बात को कि ये जर्नी है मार्केट की, वीक बाय वीक हम उसमें अपडेट देते जाते हैं। हमारा व्यू क्या है, फिलहाल फार्मा सेक्टर से हमें दूर रहना है, इन एरियाज से हम इसमें दूर रहने की बात करते चले आ रहे हैं। और ये रहा मेटल सेक्टर का चार्ट। मेटल सेक्टर में जैसा हमने बात की थी कि ये भी सपोर्ट एरिया के आसपास तक नहीं आ सका है और ना ही ऊपर ब्रेकआउट देता नज़र आ रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें भी हमें दूर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी किस तरह से ये बिहेव करता है प्राइस में ऐसा कुछ खास अभी हमें नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए दूर ही रहना है। इस वीक भी ऐसा कोई खास अपडेट नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। लोस की ओर आता नज़र आ रहा है, अच्छी बात है। हो सकता है कि आने वाले वीक में और नए लोस दिखते नज़र आएँ, जैसा हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा कैसे होगा हम देखेंगे। फिलहाल मेटल सेक्टर से अभी भी दूर ही रहने की ज़रूरत है। और आपको याद होगा जैसा एनर्जी सेक्टर में भी हम मेटल सेक्टर की ही तरह बात करते आ रहे हैं, सपोर्ट दूर है, कंफर्मेशन एरिया दूर है, इसलिए इससे भी दूर रहने की ज़रूरत है। मेटल और एनर्जी दोनों में ही आपने देखा है अदानी स्टॉक्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है उनके फॉल का। और अब जैसा कि आप देख रहे हो ना मेटल में कुछ खास हुआ है ना एनर्जी में होता नज़र आ रहा है। हालांकि लास्ट वीक हमने बात की थी कि अगर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हमें एक अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। अभी तक आपने देखा है वो ब्रेकआउट होता नज़र नहीं आया है। तो बस ध्यान ये रखना है कि अगर यहीं कहीं रेंज में काम करके ये ब्रेकआउट देता है तो अभी भी चाल आने के चांसेस बने हुए हैं। लेकिन अगर ये लोस की ओर खिसकता नज़र आता है तो फिर ये यही बताएगा कि ये और नए लोस की ओर दिखाता नज़र आ सकता है, फिर और अपने जो सपोर्ट एरियाज़ हैं उस साइड ये जाता नज़र आ सकता है। सो जैसे जैसे चलेगा वो हम देखेंगे। फिलहाल एनर्जी सेक्टर से मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, दूर रहने की ज़रूरत है। और ये आ गए हम लोग आईटी सेक्टर के चार्ट पर। आईटी सेक्टर में आपको याद होगा हमने एक बात की थी
कि ये जो एरियाज हैं ब्रेकआउट के, ये ब्रेकआउट नहीं कर सका है और नीचे की ओर आता नजर आ रहा है। इसमें बिल्कुल इस लो के आसपास आने का पोटेंशियल है, आना चाहे तो आ सकता है, आए ये ज़रूरी नहीं था। लेकिन हमने क्या देखा है, इस वीक तक जैसे जैसे मार्केट में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, आईटी सेक्टर भी वापस नीचे आता नजर आया है। लेकिन इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है, सपोर्ट हमने ऑलरेडी दे रखा है 27,700 के नीचे। अगर 2-3 डेज की सस्टेनेबिलिटी हो जाती है तो फिर आईटी सेक्टर से पूरी तरह से दूर हो जाने की ज़रूरत है। लेकिन याद ये रखना है कि जो इसका रेंज है वो अभी भी कोई चेंज नहीं है, नीचे वाला सपोर्ट भी अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। मेनली हमारे लिए अभी इसी सपोर्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ कहीं जाके फिर वहाँ से लौटता नज़र आएगा तो फिर उसकी बात हम ज़रूर करेंगे। फिलहाल अभी 27,700 का एरिया ही डिसाइसिवली फॉलो करने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। ऑटो सेक्टर क्लियरली अपने अच्छे मूड में नहीं है, गलत काम ये करता नजर आ रहा है। जिस एरिया को हम बात करते आ रहे हैं कुछ हफ्तों से, बल्कि महीनों से मुझे कहना चाहिए, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। हाई के पास जाके उसके बाद इसे ब्रेक करता ये नजर आ रहा है। सो क्लियरली ये किसी भी तरीके से ऑटो सेक्टर के लिए पॉजिटिव नहीं है। इसीलिए अभी हमें क्या करना है, पूरी तरह से जैसे हम पहले से दूर हैं वैसे भी रहना है। लेकिन अब ये और डेंजर टेरिटरी में आ रहा है, याद रखिएगा। इसका साफ मतलब ये है कि नीचे वाला जो सपोर्ट है 11,600, इस साइड भी ये बड़े आराम से आता नज़र आ सकता है। और इस केस में क्या होगा, ये और इसके नीचे भी जाना चाहे तो फिर जाता नज़र आ सकता है, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं ये एरियाज़ का ब्रेक करना ऑटो सेक्टर के लिए अब अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए अभी हमें क्या करना है, अगर ये और लोस ब्रेक करता है तो इसमें हर बाउंस पे फिर हमें शॉर्ट सेल के लिए ही देखना पड़ सकता है। तो इसलिए जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती है नज़र में, ऑटो सेक्टर से दूर ही रहना है, या बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के लिए शॉर्ट सेलर की तरह हर बाउंस में काम किया जा सकता है। अब आ गए हैं हम लोग एफएमसीजी सेक्टर के चार्ट पर। ऑटो सेक्टर तो हालांकि हिम्मत हारता नजर आ रहा है, मगर एफएमसीजी जैसा हम दोनों सेक्टर एक साथ ही बात करते आ रहे हैं, दोनों के व्यूज सेम ही रहे हैं अभी तक। एफएमसीजी अभी तक अपने जो एरियाज़ हैं उसको पूरी तरह से होल्ड करने में सक्षम रहा है। अभी हमारे मूविंग एवरेजेस को ही ये ब्रेक नहीं कर सका है, आप देख रहे हो क्लियरली। सपोर्ट तक अभी आने की बात दूर है। सो 43,700-800 का जो ये जोन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता चला जा रहा है। हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं। सो याद रखिएगा कि ऑटो सेक्टर की तरह अगर एफएमसीजी भी इन लेवल्स को ब्रेक करता नज़र आता है अब, तो ये भी ऑटो सेक्टर की तरह बहुत प्रॉब्लम में आता नज़र आ सकता है। लेकिन फिलहाल अभी सब कुछ ठीक है, तो एफएमसीजी में जैसा हम बात करते आ रहे हैं दूर ही रहने की ज़रूरत है। ब्रेकआउट पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जब तक वो नहीं होता है दूर ही रहेंगे तो बेटर रहेगा। और ये आ गए हम लोग पीएसयू बैंक के चार्ट पर। पीएसयू बैंक में आपको याद होगा हमने बात की थी कि ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी ज़्यादा इसमें खुश नहीं होना है। ये अभी भी नए लोज लगाना चाहे लगा सकता है। मेन चीज़ ये है कि 3450, 3460 ये जो सपोर्ट एरिया है इसको इसे डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। अभी तक आप देख रहे हो ब्रेक तो नहीं हुआ है, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस किस कदर जारी है कि निफ्टी हो या अदर इंडेक्सेस हो, उन्होंने अपने लो ब्रेक नहीं किए हैं, मगर पीएसयू बैंक इस वीक अपना लो ब्रेक करता क्लियरली नजर आ रहा है। सो जैसा हम इससे एक्सपेक्ट करते आ रहे हैं कि अभी ये अंडर परफॉर्मर है, रेस्टिंग पीरियड में है, बैंक निफ्टी की तरह पीएसयू बैंक से भी दूर रहना है, तो उसी को ये फॉलो करता नजर आ रहा है। और अभी भी हमें यही ध्यान रखना है कि अगर ये लेवल ब्रेक करते हैं तो ये ज़्यादा परेशानी में जाता नजर आ सकता है। इसीलिए हर बार की तरह पीएसयू बैंक में पूरी तरह से दूर ही रहना है, जब तक किसी तरह की कोई डेवलपमेंट प्राइस एक्शन में अच्छे से ना हो जाए। और अब आ गए हैं रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। रियल्टी सेक्टर जैसा हम बात करते आ रहे हैं ये लास्ट होप वाला लेवल है। हमारे लेवल्स को ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था, लेकिन हमने बात की थी कि जिस तरह से ये लेके गया है ऊपर, हमें बस ध्यान रखना है कि अब इस लो को इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर ये वाकई में अच्छा करना चाह रहा है। अभी तक आपने देखा है मार्केट की कंडीशन कैसी भी रही हो, इस लो के आसपास ही ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वो स्ट्रगल नज़र आ रहा है, लेकिन अभी तक ये ऊपर जा नहीं सका है, तो ये अच्छी बात नहीं है। पॉजिटिव तो मैं इसे बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन जैसा हमें ओवरऑल मार्केट दिखा रही है
नए लोज निफ्टी में नज़र आ सकते हैं, तो हो सकता है रियल्टी भी नए लोज दिखाता नज़र आ सकता है। तो कैसे क्या करेगा वो हम देखेंगे। याद रखिएगा इस लो के नीचे थोड़ी सी भी सस्टेनेबिलिटी लाइक 3-4 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी भी रियल्टी सेक्टर को प्रॉब्लम में डाल सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉब्लम में आ चुका है जैसा हम बात कर चुके हैं। तो ये कैसे यहाँ से रिएक्ट करेगा, संभाल पाता है नहीं संभाल पाता है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल रियल्टी सेक्टर में इस वीक तक कोई भी दिक्कत नहीं है। ये थे हमारे सभी चार्ट्स, हमने देख लिए उसको किस तरीके से मार्केट में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सेक्टर्स की ही बात अगर पहले कंक्लूजन में करें तो सेक्टर्स में आपने देखा कोई बहुत बड़ा बदलाव ऐसा नज़र नहीं आया जो हम आज यहाँ कोट कर सकें। कई हफ्तों से इसी तरह की लीनियंसी नज़र आ रही है मार्केट में। इंडेक्सेस में ऐसा कुछ खास काम होता नज़र नहीं आ रहा है जिसको हम पॉइंट आउट कर सकें। रियल्टी अभी भी लो के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। अगर ये लोज हैंडल कर जाता है तो सब अच्छा हो जाएगा, वरना प्रॉब्लम्स बढ़ती चली आ जाएंगी। आईटी जो एक अच्छा आउट परफॉर्मर बन के निकलने की कोशिश कर रहा था, इस वीक थोड़ा सा प्रॉब्लम में आता नज़र आया है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। जैसा मैंने कहा वो भी अपने सपोर्ट के आसपास आ रहा है, तो भी यहाँ से क्या करेगा क्या नहीं वो भी हमें बताता जल्दी नज़र आएगा। तो सेक्टर्स ओवरऑल अभी किसी दिशा को भी दिखाते नज़र नहीं आ रहे हैं। बात करें अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव की, तो ग्लोबली कुछ चीज़ें इस वीक मैंने देखने की कोशिश की। लास्ट 2 डेज़ में मैं यही देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है, क्योंकि टेक्निकली आपको पता है हम इतने सालों से चार्ट से एनालिसिस करते आ रहे हैं। कई बार क्या होता है जब हमें चार्ट्स कुछ बताते हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं देते हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि आगे उसकी जानकारी हमें हो जाएगी। जैसे अगर एग्जांपल मैं दूं आपको, मैंने जैसे आपको बताया था कि चार्ट्स में जो दिख रहा है दिसंबर 2022 से पहले इसको ऊपर चल देना चाहिए। तब मैंने आपको ये बताया था कि ये नहीं चला है तो इसमें पेन बढ़ सकता है। तो वो पेन की वजह क्या थी, आखिर क्यों उसने पेन का रास्ता चुना, वो हमें अभी लास्ट 1-2 वीक्स में निकलता नज़र आया कि बैंक्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ रहे हैं, उनके शटडाउन की नौबत आती नज़र आ रही है। तो ये जिस तरीके से चीज़ें पैन आउट होती हैं जवाब हमें मिलते जाते हैं, लेकिन अभी भी जिस तरह का प्रेशर आप मार्केट में देख रहे हो उसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने भी थोड़े बहुत हाथ आजमा लिए कि फंडामेंटली आखिर चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो अगर मैं उसको थोड़ा बहुत भी समझ पाया हूं, क्योंकि जैसा आपको पता है मैं उसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो भी कॉमन सेंस के तौर पर बेसिक चीज़ें मैं समझ पाया, तो वो इन शॉर्ट यही समझ पाया कि मार्केट में लास्ट 10-12 ईयर से जो यूएस पैसा डालता चला आ रहा था लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए, ताकि उसके इकॉनमी में कोई ख़ास प्रॉब्लम ना आए, उसमें जो पैसे वो छापते चला आ रहा था, अभी लास्ट 1-2 ईयर में वो इस कदर एक्टिव हो गया है उसको पूरा निकालने के लिए। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कोरोना हुआ, फिर वॉर का सीज़न आ गया और उस चक्कर में क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया और उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें कोई बुराई भी नहीं है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना बिल्कुल ज़रूरी होता है। लेकिन एक मेरा सवाल जो जेन्युइन है वो मैं ज़रूर यहाँ इस मंच पे पूछना चाहूँगा। किसी को पता हो प्लीज़ मुझे रिप्लाई करे और मुझे बताने की कोशिश करे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए हमने देखा है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो गवर्नर्स जो होते हैं, जो सरकार होती है, वो भी उसको कंट्रोल करने में लग जाती हैं ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। लेकिन जब मैंने देखने की कोशिश की तो मुझे पता लगा कि कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड से कर रहे हैं। लास्ट 1-2 ईयर्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए उन्होंने कि एकदम से जो बैंक्स हैं उनके उस पर प्रेशर आ गया, मार्जिन इश्यूज आ रहे हैं और बहुत तरह के प्रॉब्लम्स उनको दिखते नज़र आ रहे हैं। तो जब बैंक्स पे इतना प्रेशर पड़ रहा है इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से, जिसके कारण उनका जो हेजिंग का इशू था सारा वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ रहा है, उनको कहीं ना कहीं लॉसेस होते नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण से उनके बैंक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है और वो कोलैप्स की जो एक आप कह सकते हो पोजीशन पे आ चुके हैं। वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, मैं किसी के ऊपर प्रश्न उठाने वाला नहीं होता हूँ, ना मैं उस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, तो ना ही मैं उस पर कोई कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन जो उनका काम करने का तरीका है वो किसी भी तरह से अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन पूरी मार्केट पे और बैंकिंग सिस्टम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। और जब आपको पता है बैंकिंग सिस्टम एक रीढ़ की हड्डी की तरह इकॉनमी में होती है, अगर उसी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी तो हमारी मार्केट फिर कहाँ से बढ़ जाएगी, राइट।
फिर भी आपको पता है मैं इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देता हूं और मेरा हमेशा से जो फोकस रहता है वो चार्ट्स पे रहता है। लेकिन आपको ये कॉन्टेक्स्ट बताने की कोशिश की है कि आप मार्केट में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी सीरियसनेस को समझें। सो ये प्रॉब्लम कुल मिला के किसी एक कंपनी की बात नहीं है, कोई अदानी टाइप का कोई इशू नहीं है, ये प्रॉब्लम है बैंकिंग सिस्टम को लेकर। और जब इस तरह के बैंकिंग सिस्टम में वो भी ग्लोबल लीडर की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, तो जो लेमन ब्रदर्स से लोग अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो मैं उसको कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं कहूँगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्या देखते हैं, चार्ट्स देखते हैं। और चार्ट्स में जब मैंने देखने की कोशिश की तो सबसे पहले अगर मैं ग्लोबली पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो डाउ जोन्स जो है वो अपने जगह पे अच्छा काम कर रहा है, वहाँ कोई ऐसी खास दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। अभी भी आप देख रहे हो उसी सपोर्ट के ऊपर काम करता नज़र आ रहा है जो हमने बताने की कोशिश की थी यहाँ पे। और अभी तक ऐसा कोई खास डाउ जोन्स में ऐसा फॉल आता नज़र नहीं आया, जबकि इस इतने ज़्यादा लेवल का बैंकिंग सिस्टम फेलियर उनका होता नज़र आ रहा है। और इसमें ये नहीं कि किसी तरह का कोई रिलीफ मिल गया है, अभी पीछे आए और वहाँ पे आके उन्होंने इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ा दिए और कहा है कि इस ईयर और बढ़ेगा। तो इस तरह की कमेंट्री और इस तरह का जो डिसीजंस है वो कहाँ तक इसको लेके जाएगा और कितने बैंक्स कोलैप्स करेंगे उसका हमें अंदाज़ा नहीं है। और इस कारण से क्या है, मार्केट पे, बैंक्स पे हर जगह प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये कैसे पैन आउट होगा, कैसे नहीं होगा, वो हम देखेंगे। चार्ट्स जो बता रहे हैं डाउ जोन्स फिलहाल किसी तरह स्ट्रगल कर रहा है मगर सपोर्ट के ऊपर होल्ड कर पाने में सक्षम रहा है। इसके अलावा अगर आप बॉन्ड यील्ड देखोगे तो बॉन्ड यील्ड तो अच्छा काम किया है, ऊपर से बढ़िया फॉल दिखाया था उसने और अभी भी लो के ही आसपास रेंज बनाता नज़र आया है। डॉलर इंडेक्स देखोगे आप तो डॉलर इंडेक्स भी बढ़िया तरीके से काम किया है, फॉल आपने देखा है हमारे रेजिस्टेंस एरिया के आसपास से ज़बरदस्त आती नज़र आई है। दूसरी बार यह हुआ है 102 के नीचे आता नज़र आया है इस वीक। तो जिस तरह का बिहेवियर है चार्ट्स का वो अभी तक कुछ ऐसा नहीं बता रहा है जिसको देखकर हम ये संशय में आए, कोई ऐसा हम टेंशन लें कि हाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा मैंने आपको एक चार्ट बताया था FTSE 100 जो ग्रेट ब्रिटेन का या आप कह सकते हो इंग्लैंड का चार्ट है, वहाँ पे मैंने जब आपको दिखाया कि उसका इंडेक्स काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है, वो एक प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा इस वीक वो बहुत अच्छे से संभालता नज़र आया, यानी उसका भी जो फॉल है अभी तक करेक्शन के ही आप कह सकते हो कैटेगरी में गिना जाएगा। लेकिन अब यहाँ से क्या करेगी चीज़ें वो हमें देखना पड़ेगा, जैसा मैंने लास्ट वीक कहा था। तो इस वीक क्या हुआ है, जो लास्ट वीक बिल्कुल गिर के बंद हुआ था FTSE 100 लगातार गिर रहा था, इस वीक संभलता नज़र आया है। तो ये संभलना कंटिन्यूटी होगा या सिर्फ एक बाउंस है, ये तो देखिए आने वाला वक्त बताएगा। और बाकी जितने भी इंडेक्सेस मैंने आपको अभी बताने की कोशिश की है सब अभी तक अपने अपने एरियाज़ को होल्ड कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत उनमें नज़र नहीं आ रही है। मार्केट के जो पॉजिटिव होने के लिए जिस तरह का सेंटीमेंट चाहिए हमें, वो भले ग्राउंड पे ना हो, वो भले बाहर ना हो, लेकिन चार्ट्स पे जो चाहिए होता है वो अभी तक सारा कुछ हमें मौजूद नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल वहाँ पे कुछ ना कुछ ठीक ठाक होता नज़र आ रहा है। चार्ट्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हमें कि अभी सब कुछ फ़िलहाल ठीक है। लेकिन अब वहाँ पे कुछ जब चीज़ें नहीं बिगड़ी इस वीक ज़्यादा, तो हमने क्या देखा, इस वीक हमें दिखता नज़र आया हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। जी हाँ, अब ये STT का इन्होंने एक चार्ज बढ़ा दिया और जो डेप म्यूचुअल फंड हैं वहाँ पे कुछ आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कुछ इस तरह का कुछ टैक्सेशन उन्होंने लगा दिया। मतलब आप समझिए इससे उनकी इनकम बिल्कुल आप कह सकते हो कि एक आपकी जैसे अर्निंग है उसमें पीनट के समान होगी। लेकिन ज़बरदस्ती की छेड़छाड़ ये करने का मतलब मुझे कोई सेंस समझ में नहीं आ रहा है। फिर जैसा मैंने कहा मैं उन सब चीज़ों का एक्सपर्ट नहीं हूँ कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, मैं उनको कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ। लेकिन इतनी छोटी छोटी चीज़ों में कुछ ऐसा उनको मिलने वाला नहीं है जिससे उनका कोई बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा और इससे सिर्फ सेंटीमेंट ही ख़राब होता है, होता और कुछ भी नहीं है। सो जैसा मैंने आपसे कहा था वीडियो के स्टार्ट में ही कि मार्केट में भी जब ग्लोबली सारी प्रॉब्लम आ रही थी उनके कारण अभी हम जूझ रहे हैं कि कैसे यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पे अब आप देख रहे हो इंडियन मार्केट में भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आती नज़र आ रही। हालांकि कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट, जो कि हमारी मार्केट पे हर तरीके से प्रेशर डाल रही है। और ओवरऑल मार्केट में जैसा मैंने कहा जो फेड के जो डिसीजंस हैं, जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं सिंपल एक सीधा इशारा दे रही हैं
कि मार्केट को गिर जाना चाहिए, लिक्विडिटी बाहर हो जानी चाहिए ताकि इन्फ्लेशन और बढ़ना बंद हो जाए और ना बढ़े और गिरती नज़र आए। तो वो चाह ही रहे हैं कि मार्केट इंटेंशनली गिर जाए। बाहर की मार्केट तो लगी हुई है, बाहर की सरकारें लगी हुई हैं कि मार्केट्स गिर जाएं और ज़्यादातर जो डिमांड बनी हुई है, जो इन्फ्लेशन इतना हाइक हो रहा है, उस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल वो कर सकें। तो उनका तो इंटेंशन है मार्केट गिराने का, और जो मैं समझ पाया हूँ वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे इंटेंशन इतना ख़राब नहीं है, लेकिन चूंकि हम ग्लोबली जुड़े हुए हैं तो कुछ भी अच्छा होता नज़र नहीं आ रहा है। अब सारी चीज़ें चार्ट्स पर अगर ला के बात करने की कोशिश करें तो जैसा हमने ग्लोबली चार्ट्स देखे वो तो ठीक थे ही, इंडियन चार्ट्स जो हैं वो आपको पता है हम ऐसे मुकाम पे हैं जहाँ पे इसको डिसाइड करना है ये क्या चाह रहा है। 17,300 का एरिया हमने जो पहले दिया था उसको रिवाइज हमने कर दिया था 200-300 पॉइंट के लिए कि 17,000 का एरिया हमें फॉलो करना है। 8-9 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी अगर इसके नीचे हो जाएगी तो फिर हम एक बार को इससे दूर हो जाएंगे, और जो हमारा 20,000 का और उसके ऊपर जाने का जो एक टारगेट नज़र आ रहा है वो फिर क्वेश्चन में आ जाएगा अगर ये नीचे टूटता है तो। अभी तक क्या देखा आपने, 2-3 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, लेकिन 17,000 के नीचे जा ज़रूर रहा है, लो नए लगा रहा है, लेकिन अभी तक उसको होल्ड करता नज़र आया है। 8-9 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी छोड़िए, 2-3 आवर्स की भी सस्टेनेबिलिटी अभी तक करता नज़र नहीं आया है। तो फिलहाल आप देख रहे हो चाहे ग्लोबल चार्ट्स हो या इंडियन मार्केट के चार्ट्स, वो पूरी तरह से अच्छे से स्ट्रगल कर रहे हैं, पूरी तरह से फाइट मुझे कहना चाहिए कर रहे हैं। यानी अभी भी स्ट्रगल चल रहा है बॉर्डर लाइन पे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो अगर मार्केट नीचे गिर जाती है, हम हार जाते हैं, हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, तो हम डेफिनेटली दूर हो जाएंगे और फिर उन सिनेरियोज़ की बात करनी शुरू करेंगे कि मार्केट क्या चाह रही है और यहाँ से क्या हो सकता है। लेकिन जिस तरह का मार्केट में इंटेंशनली इस तरह से प्रेशर डाला जा रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये अच्छा इशारा तो देखिए नहीं है। फिलहाल हमारे लेवल होल्ड कर रहे हैं, फिलहाल सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या ये होल्ड कर पाएगा? अब कितने बैंक्स के जो ये शटडाउन हो रहे हैं, कितने बैंक्स के कोलैप्सेस जो हो रहे हैं, ये कितने हद तक ये झेल पाएगा, यही हमें बस देखना है। मेरा अभी भी मानना यही है, याद रखिए कि अगर इस तरह का एक्सटर्नल प्रेशर ना पड़े तो मार्केट बिल्कुल बढ़ जाएगी। भाई आप ग्लोबली मार्केट में कोई गिरावट बड़ी ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए तो आप बढ़ सकते हो, आप आउट परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि पूरी ग्लोबल मार्केट गिर रही है, कहीं यूरोपियन बैंक्स कहीं शट डाउन हो रहे हैं, कहीं अमेरिकन बैंक शट डाउन हो रहे हैं और आप बढ़ जाओ, ये तो संभव नहीं है, राइट। तो कम से कम बाहर किसी की तबीयत खराब ना हो तो हम कम से कम एक ग्रो हो सकते हैं अच्छे से। अभी क्या है, बाहर के लोग ही इतना तबीयत खराब हो रहे हैं, कभी कोई गिर जा रहा है, कभी कोई गिर जा रहा है, किसी की डेथ ही हो जा रही है। इस तरह के सिनेरियो जब बाहर की मार्केट में है, इस कारण से ये जो प्रेशर है हमारी मार्केट में वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। और उस हिसाब से अगर जब मैं देखता हूँ इंडियन मार्केट को और इसके चार्ट को, तो मैं वाकई अप्रिशिएट करूँगा जितना ज़्यादा फाइट ये कर रहा है नीचे ना जाने के लिए। लेकिन क्या वो जीतेगा या हारेगा, ये तो देखिए समय बताएगा। फिलहाल हमारे लेवल होल्ड कर रहे हैं 17,000 के नीचे। याद रखिएगा 8-9 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी जो हम लास्ट वीक बात कर गए थे नहीं होनी चाहिए। लो याद रखिएगा अभी भी नहीं लगा सकता है। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जिस तरह की कंडीशन में हम ये 17,000 के लेवल को होल्ड ही कर रहा है, यही एक बड़ा अचीवमेंट है मेरी नज़र में। तो जिस तरह का कंडीशन है बाकी मार्केट में, राइट, तो अगर ये होल्ड कर रहा है और अगर नए लो लगा के वापस आने की कोशिश कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, बार बार नहीं कर रहा है सस्टेन 7-8 आवर्स के लिए, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। याद रखिएगा 5-10 अप्रैल का एक टाइम है, जैसा मैंने आपको बताया था। एक टाइम दिसंबर में था, एक टाइम ये आ रहा है। अगर इसी दौरान में कुछ अच्छा कर जाएगा तो फिर ये अच्छा कर जाएगा, नहीं करेगा तो फिर हमें कुछ ना कुछ बदलाव करने पड़ेंगे और अपने लेवल्स को भी फिर चेंज करना पड़ेगा। उसकी बात हम यहाँ ज़रूर करेंगे। अगर सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ आना बंद हो जाए सिर्फ बाहर से, आप देखोगे हमारी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करती नज़र आएगी। फिर भी क्या होगा, कैसे होगा, वो हम देखेंगे और उसकी बात ज़रूर आपसे करते रहेंगे। अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो हमें भी चार्ट के साथ फाइट करना बनता है। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।